हाँ जी, नमस्ते। तो छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। एग्ज़ाम में ज़रूरी होती हैं सामान्य बातें, उन्हीं बातों से जोड़ के हम और महत्वपूर्ण बातें निकालते हैं, बड़े क्वेश्चंस बनाते हैं, पर उसके लिए हमारे को छोटी छोटी सी जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसी थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं उद्योगों के बारे में। तो वर्तमान समय में राजस्थान की जो औद्योगिक विकास है उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी सामान्य बातें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़े से पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में मात्र 11 बड़े उद्योग थे। वृहद उद्योग जो थे, अभी वृहद उद्योग, लघु उद्योग और इनकी क्लासिफिकेशन हम निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, बड़े उद्योग मात्र 11 थे और जो फैक्ट्रियाँ थी वो मात्र 207 थी। तो राजस्थान का गठन जो था वो पूरा हो गया था 1956 में। तो 1956 के समय की यदि हम बात करें तो 11 तो बड़े उद्योग थे और 207 जो थी वो पंजीकृत फैक्ट्रियां हमारे राजस्थान में थी। यदि वर्तमान में बात करें, यानी कि फिर दिसंबर 2022 की बात करें, राजस्थान में बड़े उद्योगों की संख्या 390 और मध्यम उद्योगों की संख्या 254 हो गई है। ये केवल हम इसलिए देख रहे हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं होती है, इन फिगर्स को याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। सिर्फ हम ये कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राजस्थान बना था तब क्या स्थिति थी और वर्तमान समय में उद्योगों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई गुना विकास जो है राजस्थान में हो चुका है, वृहद उद्योगों में भी और मध्यम उद्योगों में भी। राजस्थान में यहाँ पर ये जो पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं इसमें छोटी मोटी सारी शामिल है, जबकि यहाँ पर ये जो मध्यम उद्योग, इससे कंपैरिजन नहीं किया गया है। ये मध्यम उद्योग जो है वो वृहद उद्योगों की भांति इससे सेकंड नंबर पे आने वाले उद्योग हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक उद्योगों वाले जिले हैं जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। यानी कि उद्योगों की संख्या के हिसाब से यदि देखा जाए, सारे छोटे मोटे सारे उद्योगों को, वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, यदि सबको मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो आती है जयपुर में। जयपुर के बाद अलवर और उसके बाद में भीलवाड़ा। तो हमारे को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उद्योगों वाला जिला है जयपुर, जयपुर के बाद में आता है अलवर और अलवर के बाद में आता है भीलवाड़ा। इसी में सभी प्रकार के उद्योग शामिल हैं, यानी कि बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग। यदि सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी की उद्योगों की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या की यदि बात करें जहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो वो आता है अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में हैं, फिर उसके बाद में जयपुर में और उसके बाद में भीलवाड़ा में। एमएनसीज़ की यदि हम बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की यदि हम बात करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें, तो अलवर पहले नंबर पे, जयपुर दूसरे नंबर पे और भीलवाड़ा तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट पे आइए आप। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वृहद उद्योगों वाले जिले, बड़े उद्योग राजस्थान में जो वृहद उद्योग हैं उसके हिसाब से यदि देखा जाए, वृहद उद्योगों के हिसाब से, तो अलवर आता है फर्स्ट नंबर पे, भीलवाड़ा आता है सेकंड नंबर पे, जयपुर थर्ड नंबर पे और उदयपुर फोर्थ नंबर पे। तो यदि वृहद उद्योगों के हिसाब से देखा जाए तो अलवर फर्स्ट पोजीशन पे आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी अलवर फर्स्ट पोजीशन पे आता है। यहाँ पर भीलवाड़ा सेकंड, जयपुर थर्ड और उदयपुर फोर्थ नंबर पे आता है। यदि मध्यम उद्योगों के हिसाब से यदि देखा जाए तो मध्यम उद्योगों वाले जिलों में सबसे पहले अलवर ही आता है, अलवर के बाद में भीलवाड़ा आता है और भीलवाड़ा के बाद में कोटा आता है। तो मध्यम उद्योगों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अलवर फर्स्ट नंबर, भीलवाड़ा सेकंड नंबर और कोटा थर्ड नंबर पे आता है। राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है, या राजस्थान का जो मैनचेस्टर है, या राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है, कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको, वस्त्र नगरी भी बोल सकते हैं, मैनचेस्टर भी बोल सकते हैं और टेक्सटाइल सिटी भी बोल सकते हैं, और वो है भीलवाड़ा। और उसी तरह से राजस्थान की जो नवीन वस्त्र नगरी है, या राजस्थान का नया मैनचेस्टर या नई टेक्सटाइल सिटी की यदि हम बात करें तो वो है भिवाड़ी, और भिवाड़ी हम सबको पता है वो है अलवर में। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है, कारण क्या है कि कोटा का क्षेत्रफल बहुत कम होने के बावजूद भी वहाँ पे घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो उद्योगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए राजस्थान की औद्योगिक नगरी जो है कोटा को कहा जाता है। बात करते हैं हम दिसंबर 2022 की, यानी कि 2022-23 की हम बात कर रहे हैं।
इस 2022-23 में अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि बृहद उद्योग कौन से हैं, मध्यम कौन से हैं, तो उसकी यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं सूक्ष्म उद्योग या कुटीर उद्योग। किसको बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग या कुटीर उद्योग? तो वर्तमान समय में यदि 1 करोड़ रुपए तक की जिसमें पूंजी निवेश किया हुआ है, 1 करोड़ रुपए तक का यदि पूंजी निवेश किया हुआ है और टर्नओवर यानी कि कारोबार जो है वो 5 करोड़ रुपए तक का प्रति वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में इस उद्योग को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। लघु उद्योग की बात करें तो 10 करोड़ रुपए तक का यदि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में यदि पूंजी निवेश किया गया या उसका टर्नओवर, सालाना जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक का है, तो उसको लघु उद्योग कहा जाएगा। मध्यम उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो 10 से 50 करोड़ रुपए तक 10 से 50 करोड़ रुपए तक मध्यम उद्योग जो है उसमें सम्मिलित होंगे, जिसकी अभी हमने बात की। 254 पूरे राजस्थान में है और हमारा अलवर जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। तो मध्यम उद्योग में 50 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश होता है और इसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है। वृहद उद्योग की यदि हम बात करें तो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पूंजी निवेश होना चाहिए और इसका टर्नओवर भी 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 4 उद्योग हमारे को ध्यान रखने हैं, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद उद्योग। आसान है, 1 करोड़, 1 के बाद 10, 10 के बाद 50 और 50 से ज़्यादा। 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 10 से 50 तक और 50 से ज़्यादा। और यदि टर्नओवर की बात करें तो बहुत आसान है, 5 फिर 50 फिर 250 और 250 से ज़्यादा। 5, 50, 250 और 250 से ज़्यादा। तो ये आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। ये हुआ उद्योगों का वर्गीकरण 2022-23 के अनुसार, यानी कि दिसंबर 2022 की पोजीशन के अनुसार। 2022-23 में चालू मूल्यों पर जीडीपी में योगदान जो है उद्योगों का, यानी कि द्वितीय क्षेत्र का, यानी कि गौण क्षेत्र का, तो वो आता है 27.31%। पूरे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में हमने बांटा। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बागान, वानिकी और इस तरह के थे, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। दूसरा उद्योग जिसमें विनिर्माण, निर्माण और अभी हम आगे बात करते हैं, इन सबको सम्मिलित करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम गौण क्षेत्र भी बोलते हैं और औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। तीसरा सेवा क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, जिसमें परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, पर्यटन, होटल इंडस्ट्रीज वगैरह इन सबको शामिल कर देते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हम द्वितीय क्षेत्र की हम बात करते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो 2022-23 में जो चालू मूल्यों पर अनुमान जीडीपी में लिया गया, यानी कि जीएसडीपी में इसका योगदान आता है 27.31%। तो ये एक याद रखने वाली बात है। वर्तमान समय में उद्योगों का जो अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान है, वो आ रहा है 27.31%। नेक्स्ट पॉइंट, जो द्वितीय क्षेत्र की हमने बात की, औद्योगिक क्षेत्र की हमने बात की, तो औद्योगिक क्षेत्र में ये 4 बातें जो होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। सबसे बड़ा विनिर्माण, जिसको मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे भी कोई वस्तुएं बनाना या कपड़े बनाना, मतलब जिस भी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है वो सब यहाँ पर आता है, तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं और इसका हिस्सा सबसे बड़ा है, 41.26% भाग जो है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का आता है। फिर आता है निर्माण का, यानी कि जिसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का भाग है 32.76%, सेकेंड नंबर पे आता है। इसके बाद में खनन और उत्खनन 12.60% में, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती है। और इसके बाद विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और सारी अन्य सेवाओं को यदि शामिल कर लिया जाए तो ये आती है 13.38 यानी कि 38%। तो हमारे को ध्यान रखना है द्वितीयक या गौण क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में जिसकी हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो 4 भाग होते हैं, विनिर्माण, निर्माण, खनन और उत्खनन और उसके लास्ट में अन्य में। अन्य में हम किन किन बातों को शामिल करेंगे? विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, इन सबको यदि हम शामिल करेंगे तो आती हैं 13.38%। सबसे ज़्यादा विनिर्माण, फिर निर्माण, खनन, उत्खनन और बाकी इन सब में मिला दिया जाए तो 13.38%। नेक्स्ट बात करें हम औद्योगिक क्षेत्र की, तो 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर, यानी कि जो वर्तमान समय में स्थिर मूल्य लिए गए, 2 तरह के मूल्य होते हैं, एक चालू मूल्य जो वर्तमान समय में होता है, एक स्थिर मूल्य जिसमें एक आधार वर्ष लेके उसके आधार पर हम गणना करते हैं। ये हम सब लोगों को ध्यान है। तो यहाँ पर यदि हम स्थिर मूल्यों की बात करते हैं, फिक्स जो प्राइजेज है उसकी यदि हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर 2022-23 में जो वृद्धि दर आ रही है वो आ रही है हमारे पास में 6.32%, या सामान्य भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि 2022-23 में उद्योगों में जो वृद्धि हुई वो हुई 6.32%, 6.32%
की इसमें इंक्रीजिंग रेट रही। एक चीज़ होती है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको हम IIP बोलते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब ये चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये अल्पकालीन जो भी परिवर्तन होंगे, इस अल्पकालीन परिवर्तनों की माप होती है चयनित आधार वर्ष पर। फिर वही वाली बात आती है कि एक आधार वर्ष का जो है इसमें चयन कर लिया जाता है। अभी हमारे को बहुत अच्छे से ध्यान है 2011-12 जो है वो आधार वर्ष जो हमने ऊपर लिया था, यहाँ पर गणना में आधार वर्ष यहाँ पर भी 2011-12 लिया जाएगा, जो अभी यहाँ पे आधार वर्ष में हम शामिल करेंगे। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि चयनित जो आधार वर्ष है उस पर औद्योगिक उत्पादन की मात्रा जो है इसमें अल्पकाल में कितने परिवर्तन हुए, यानी कि मासिक आधार पर इसका संकलन किया जाएगा। तो ये दूसरी वाली बात हुई। बात हमने की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अल्पकालीन होता है यानी कि मासिक होता है। चयनित आधार वर्ष पर इसमें कितना में उत्पादन मात्रा में परिवर्तन हुआ उसकी गणना की जाती है। तो ये अल्पकालीन है यानी कि मासिक होता है। इसका आधार वर्ष जो है 2011-12 है। 3 समूह जो है इसमें शामिल किए जाते हैं IIP में। पहला खनन, विनिर्माण और विद्युत, विनिर्माण, खनन और विद्युत, 3 जो है बड़े समूह इसमें शामिल किए जाते हैं। अब यदि हम IIP की बात करें तो 2018-19 से यदि हम चलें और 2022-23 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने की कोशिश करें प्रतिवर्ष, तो क्या पोजीशन आती है हमारे पास में। 2018-19 की यदि हम बात करते हैं तो 140.37 IIP थी हमारे पास में। उसके बाद में 19-20 में पहुंच गए 126.90 में, रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद में 20-21 की बात करें हम 122.39 और घट गया। इसके बाद में हम 21-22 की यदि बात करते हैं तो 122.34 ही रह गया और घट गया है। अब वापस से 2022-23 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 133 पॉइंट और फिर 134.65 अक्टूबर 22 तक की यदि हम बात करें तो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास में। तो बात क्या आई हमारे पास में कि शुरू में इंडेक्स नीचे आया और नीचे आने के बाद में अब इसमें वापस से बढ़ोतरी की। रीज़न क्या रहा बीच में कम होने का, तो हम सबको पता है कि कोरोना काल बीच में आया था और उसमें 2 साल तक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा रहे थे। इसकी वजह से हमारा इंडेक्स जो था वो रिड्यूस हुआ और उसके बाद में वापस से इंडेक्स ने अब गति पकड़ ली है। अब राजस्थान में वापस से औद्योगिक वृद्धि चालू हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति। राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2022 यानी कि जिसको MSME नीति 2022 हम कहते हैं, दिनांक 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। तो ये डेट एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है। MSME नीति जो थी वो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। क्या था इस नीति में, तो कोई खास बात नहीं है। जो भी नीति होती है उसमें किस तरह का विकास किया जाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के लिए भूमि, हवा में तो लगेंगे नहीं उद्योग, उसके लिए भूमि जो है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उद्योगों के लिए भूमि, फिर बुनियादी सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, ये सब जो होती है इसकी आवश्यक चीज़ें होती है जिसको बुनियादी सुविधाएं कहते हैं, वो सब, इन सब का विकास। स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि जिसमें ये सारी की सारी सुविधाएं हों, ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो है हमारे को विकसित करने हैं। MSME क्लस्टर विकास यानी कि जिसमें हम इसका विकास कर सकते हैं। विपणन व्यवसाय, विपणन का मतलब होता है कि उत्पादन से लेकर विक्रय तक की जाने वाली जो सारी क्रियाएं होती है जिसको हम मार्केटिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं वो विपणन व्यवसाय कहलाता है। सहायता, निर्यात प्रोत्साहन आदि का प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ध्यान रखना है हमारे को 17 सितंबर 2022 को MSME नीति 2022 जो थी वो जारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक निर्यात। अब राजस्थान में जो उद्योग है
उससे आय प्राप्त होनी चाहिए। आय दो तरह से प्राप्त होगी, आंतरिक स्रोतों से और इसको एक निर्यात करें तो उससे। तो हम निर्यात की यदि बात करें तो 5 वस्तुएं राजस्थान की जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है इंजीनियरिंग वस्तुएं, उसके बाद में आता है कपड़ा, कपड़े के बाद में आती है धातुएं, और धातुओं के बाद में हस्तशिल्प वस्तुएं जिसको हम हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं, और हैंडीक्राफ्ट्स के बाद में आता है रासायनिक और उससे संबंधित पदार्थ। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है इंजीनियरिंग वस्तुओं का, फिर कपड़े का, धातुओं का, हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं वो, और रासायनिक और संबंधित पदार्थों की बात करें। इन यदि पांचों वस्तुओं को यदि शामिल कर दिया जाए तो टोटल निर्यात का 60% इससे संबंधित है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान से जितना भी निर्यात होता है उसका 60% उद्योगों से संबंधित है। नेक्स्ट, मिशन निर्यातक बनो। दिनांक 29 जुलाई 2021 से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया मिशन निर्यातक बनो। दिसंबर 2022 तक 8,527 उद्यमियों को आयात निर्यात कोड यानी कि IEC यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो जारी किए गए। तो हमने एक स्कीम बनाई, या हम ऐसा कह सकते हैं कि योजना बनाई मिशन निर्यातक बनो, और इस योजना को जो है 29 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया। 8,527 जो है उद्यमियों को हमने इसमें कोड प्रदान किए गए। एक छोटी सी बात और आती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि ये दादरी यानी कि यूपी, दिल्ली का एक यूपी से कनेक्ट जो दिल्ली वाला पार्ट है उसकी हम बात करें, वहाँ से चालू होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई, यहाँ तक पहुँचता है। तो दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इसको हमारे को लेके जाना है, यानी कि मान सकते हैं कि एक बड़ा हाईवे हमारे को बनाना है, एक ऐसा हाईवे जिसके दोनों तरफ औद्योगिक विकास करना है, औद्योगिक नगरियाँ हमारे को बसानी है। तो 150 किलोमीटर जो है एरिया उसमें लेंगे। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है 1,504 किलोमीटर, 1,504 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब जो हम इस तरह से हाईवे बना रहे हैं इसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ 150 किलोमीटर तक औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना और आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे में हमने बात की थी कि जिसमें हमारे को सड़क भी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था हमारे को पूरी उसमें होनी चाहिए, बिजली पानी हमारे को चाहिए, संचार की व्यवस्थाएं जो थी वो भी होनी चाहिए। तो ये सारी की सुविधाओं का यानी कि आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसका लगभग 38% भाग, ध्यान रखना है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसका 38% भाग जो है वो राजस्थान में, यानी कि इसका एक बहुत बड़ा सारा हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। नेक्स्ट, अगली बात करें हम राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की, क्योंकि हम छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, सामान्य बातें कर रहे हैं जो हमारे सामान्य रूप से काम में आती है एग्जाम्स में। तो राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की बात करें तो पहली नीति जो थी वो हमारी बनी थी जून 1978 में, और जो जून 1978 में नीति बनाई गई 1978 में, अब इसके अंतर्गत जो मुख्य बातों के ऊपर बल दिया गया वो खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा। तो ध्यान रखना है कि पहली नीति जो थी जून 1978 में राजस्थान में लागू की गई थी। उस समय राजस्थान में कोई बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं थे, तो जो हमारे पास में अवेलेबल था उसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तो खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प जो था इसको बढ़ाने के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा बल दिया। अब आती है हमारे पास में औद्योगिक नीति नंबर 2, अप्रैल 1991, अप्रैल 1991। तो इसके में खनन, कृषि, रोजगार और औद्योगिकरण के ऊपर बल दिया गया। दूसरी वाली नीति के अंतर्गत 1991 की नीति के अंतर्गत खनन, कृषि, रोजगार और औद्योगिकरण। फिर आता तीसरी नीति हमारे पास में जून 1994। तो 78, 91, 94, 98 इस तरह से आती हैं। तो तीसरी नीति जून 1994 में। अब यहाँ पर हमने तीव्र औद्योगिकरण जो था उसको स्टार्ट किया था, और निजी क्षेत्र को भी हमने इसमें प्रोत्साहन देना चालू किया। आपको ध्यान हो तो 1991 से LPC यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की पॉलिसी चालू हुई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थान में भी इसी तरह का विकास हुआ। तो तीव्र औद्योगिकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन जो है इसमें चालू किया गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास में चौथी यानी कि चतुर्थ, जून 1998।
विनियोग के क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम वरीयता वाला राज्य बनाने का प्रयत्न करना। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया वो था विनियोग के क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम वरीयता वाला राज्य बनाने का प्रयत्न करना। और पांचवी और लास्ट जो हमारी औद्योगिक नीति है जुलाई 2019 में राजस्थान को इकोसिस्टम के साथ भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास करना। कुल मिला के हम पूरे राजस्थान में समावेशी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं और इस तरह से करना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं पूरे भारत में या विदेशों से जितनी भी एमएनसीज आती हैं वो हमारे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें आके। तो ये प्रयास जो है अब हमारा नई पॉलिसी में किया गया है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति जो पाँचवीं वाली है जुलाई 2019 में जिसको चालू किया गया है उसमें किन किन बातों के ऊपर बल दिया गया। पहली बात तो इकोसिस्टम के साथ में, यानी कि हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो भी नहीं बिगड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे राज्य को पसंद किया जाए लोगों के द्वारा, तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो उसी पॉलिसी का एक पार्ट हमने और अलग से लिया, निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। दिनांक 17 दिसंबर 2019 से हमने इस योजना को प्रभावी किया। इन्वेस्टमेंट को हमारे को बढ़ावा देना है। इसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी है और सेवा यानी कि सर्विसेज क्षेत्र। सेवा में हमने कहा था जैसे परिवहन है, संचार है, बैंक है, बीमा है, पर्यटन है और आपके होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उन सबको हम शामिल करेंगे इसमें। के उद्योगों में नवीन निवेश पर 7 वर्षों के लिए ये ध्यान रखना है, यदि कोई नया निवेश करता है कोई आदमी विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में, यदि कोई आदमी नया निवेश करता है तो 7 वर्षों के लिए जो SGST है यानी कि स्टेट का जो GST वाला पार्ट है उसमें 75% तक पुनर्भरण यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी आपका 75% तक SGST जो है वो पुनर्भरण करेगी। इसके अलावा विद्युत कर और स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 100% तक की छूट, एक विद्युत कर में, दूसरा स्टाम्प ड्यूटी में और तीसरा मंडी शुल्क में। इन तीनों में 100% तक छूट जैसी रियायतें प्रदान की जाएगी। छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें कुल मिला के क्या नज़र आ रहा है हमारे को, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम कुल मिला के ये चाहते हैं कि राजस्थान को इन्वेस्टमेंट का हब बना दिया जाए। कोई भी लोग आएँ राजस्थान में उद्योग लगाएं ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार भी मिले और हम लोगों की आय भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके। तो ये कुछ छोटी छोटी सामान्य सी बातें हमने की उद्योग के बारे में। ऐसी छोटी छोटी सामान्य सी बातें हम राजस्थान के और क्षेत्रों के बारे में अगली क्लासेस में करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।